नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए। डीडीसी चुनाव के रिजल्ट में जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में गुपकार का दबदबा देखने को मिला है। वहीं जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 6 सियासी दलों ने मिलकर भाजपा को रोकने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों से घाटी में अपना खाता खोला। क्या ये 3 सीटें इसी बात का सबूत हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 हटने से नाराज नहीं है, वो डेमोक्रेसी के साथ हैं? तो चलिए आज इसी मुद्दे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले हम दर्शकों की तरफ से आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हाल ही में जम्मू कश्मीर में डीडीसी जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को घाटी में 3 सीटों से जीत मिली थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, 3 सीटों से आपने खाता खोला है वहां पे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चुनाव में, डीडीसी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं। घाटी में जरूर हम 3 सीटों पर जीते हैं, परंतु घाटी में हमारी जीत को कम करके आंकना गलत होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो लोग जम्मू की पार्टी गिनते हैं, जिसे तथाकथित रूप से मीडिया का एक वर्ग मेन स्ट्रीम पार्टी कहता है, जो इस चुनाव में गुपकार गैंग के रूप में, गुपकार अलायंस के रूप में काम कर रहे थे। उसमें से पीडीपी तो घाटी की सब सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ पाई, और पीडीपी मेन स्ट्रीम पार्टी होने के बावजूद, पुश्तैनी रूप से जम्मू कश्मीर की राजनीति में काम करने के बावजूद पूरे स्टेट में चुनाव नहीं लड़वा पाए। ये सब दल मिलकर पूरे स्टेट में सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए। इनसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है। इसलिए हमारी जीत को कम करके आंकना, क्योंकि ये लोग तो कहते थे कि घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तिरंगा उठाने वाला नहीं, जीत के बाद भारत माता की जय करने वाले जीत कर आए हैं। ये गुपकार अलायंस के मुंह पर जनता का और डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का तमाचा है। जी बिल्कुल, के ये पहली बार हुआ है कि घाटी में 3 सीटें खाता खुला है। तो क्या ऐसी वजह थी, क्या रणनीति थी कि 3 सीटें आप लोगों को मिली घाटी में, कि लोगों ने आप पर विश्वास किया? क्या बात थी इस बार? मोदी जी का नेतृत्व है। धारा 370 के हटने के बाद जिस प्रकार से लोगों का विश्वास इस बात के ऊपर जगा है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का भी विकास, जम्मू कश्मीर का इमोशनल और कंप्लीट इंटीग्रेशन देश के साथ होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। जिस प्रकार की घटनाएं 370 से हटने के बाद जिस प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार के नमूने पेश आए हैं, लोगों में एक विश्वास जगा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का भी एक संपूर्ण इंटीग्रेशन, इमोशनल और फिजिकल इंटीग्रेशन, आत्मिक जम्मू कश्मीर की आत्मा का भारत की आत्मा के साथ मिलन पूरी तरह से हो पाएगा। इसलिए जनता ने इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हमें अपना समर्थन दिया है। बहुत खूब सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि जब चुनाव के रिजल्ट सामने आए थे तो बीजेपी ने और पीएचडी ने दोनों ने कहा था कि हमारी जीत है, तो ये असल में है किसकी जीत? असल में तो लोकतंत्र की जीत है, और इस लोकतंत्र में उन लोगों की हार है जो ये कहते थे कि अगर धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। जो लोग ये कहते थे कि कोई तिरंगे को उठाने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग ये कहते थे कि भारत माता की जय कहने वाला नहीं मिलेगा, जो लोग ये कहते थे कि जब तक 370 हटेगी, वापस नहीं की जाएगी, हम किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, ये उनकी हार है, ये उनकी जीत है, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में। ये जीत लोकतंत्र की जीत है। इसलिए जो तिरंगे का अपमान करते थे, जो लोकतंत्र में भाग नहीं ले जाना चाहते थे, उनको आकर यहां हिस्सा लेना पड़ा। ये उनकी हार है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मतदान प्रतिशत के अनुसार भी
टोटल पड़े हुए मतों के अनुसार भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस चुनाव में लड़े हैं। जो मेन स्ट्रीम पार्टीज कहलाती थी, अब्दुल्लास की और मुफ्तीज की पार्टी, जिसमें 6 दल शामिल थे, जिसमें सज्जाद लोन की पार्टी शामिल थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी शामिल थी, वे लोग मिलकर पूरे कश्मीर की सब सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाए। उनसे ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, उनसे ज्यादा मत हमें मिले, उनसे ज्यादा हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। इसलिए ये जीत भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी जनता की जीत है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि पीएचडीडी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू में उनको ज़्यादा समय नहीं मिला अपना प्रचार करने के लिए, तो इस वजह से वहाँ पे वो सीटें नहीं ला पाए उतनी ज़्यादा। तो उस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। ये वो लोग हैं जिन्हें बस हर हाल में रोना था। पहले 370, पहले बोले कि हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में मतदान हुआ है। उनके बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं। जो जीत गए तो वो उनका यश है। अगर कहीं जनता ने उन्हें नकार दिया है उनके भ्रष्टाचार के कारण, रोशनी एक्ट जो सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिस प्रकार से उनके भ्रष्टाचार के नमूने सामने आ रहे हैं, जब जनता ने नकार दिया तो हमें टाइम नहीं मिला। इन सब बातों का राजनीति में और लोकतंत्र में कोई अर्थ नहीं है। जनता ने गुपकार डिक्लेरेशन को और गुपकार गैंग को नकारा है। ये उनकी हार है। ये उन्हें चेतावनी के रूप में ले लेना चाहिए। उनके तमाम प्रयासों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जनता ने निकलकर वोट किया है। ये उनके मुंह पर राष्ट्रवादी जनता का, देश की लोकतंत्र पसंद जनता का जवाब है। जी, तो ये जवाब है उनका। सर, इसी के साथ ये बोला जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जी ने अपना गठबंधन बनाए, 6 सियासी दल उसमें शामिल हुए, लेकिन बीजेपी को किसी का साथ नहीं मिला। आपको क्या लगता है, कहाँ रणनीति में कमी रह गई है कि बीजेपी को इस बार किसी का साथ नहीं मिला? देखिए, बीजेपी को तो साथ उनका मिल सकता है जो भारत माता की जय कहेंगे। बीजेपी को तो साथ उनका चाहिए जो इस देश के लिए जीने और मरने की बात करें। बीजेपी उसका साथ कैसे ले सकती है जो कहें कि हम लोग तिरंगा यहां पकड़ेंगे नहीं? बीजेपी उनका साथ कैसे ले सकती है जो अब्दुल्ला साहब कहें कि चीन और पाकिस्तान को बुलाकर धारा 370 को वापस लाना होगा? हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं। हमारे देश की जनता, राष्ट्रवादी जनता, तिरंगा को पकड़कर भारत माता की जय बोलने वाले लोग हमारे साथ हैं। यही सबसे बड़ा साथ है और यही सबसे बड़ा हमारा ताकत है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये बात तो हमने देखी कि इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को सामने से अपनाया है कश्मीर वालों ने, घाटी वालों ने। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि पहली बार लोकतंत्र वहाँ देखने को मिला है। जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव हमें कब देखने को मिलेंगे? जल्द ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और इस बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लड़ेगी या इस बार किसी का साथ वो घाटी में लेगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव कब होगा ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने कहीं सुना था, एलजी साहब कह रहे थे कि डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। जैसे ही ये सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, चुनाव हो जाएंगे। और रही बात किसी के साथ की, लोकतंत्र में, गणतंत्र में गण और लोक का साथ चाहिए। वो हमारे साथ है। मोदी जी का नेतृत्व हमारे साथ है और लोगों को मोदी जी का नेतृत्व पसंद है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, भ्रष्टाचार रहित जम्मू कश्मीर का विकास, जहां जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवान को देश के हर नौजवान के मुकाबले रोजगार के अवसर मिले, ये सबसे बड़ा साथ की आवश्यकता है। इसलिए इन सब विषयों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और जिनको इन सब विषयों के साथ आत्मसात करना है वे हमारे साथ आएंगे। अन्यथा देश की और जम्मू कश्मीर की जनता का जो
साथ हमें मिलेगा, जो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, वही हमारे लिए पर्याप्त है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा, भारत माता की जय बोलता हुआ होगा, जम्मू कश्मीर के स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटीग्रेशन को देश के साथ करने में मदद करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रशासन में जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन और शासन मिलेगा, जहां जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए देश के तमाम राज्यों में रह रहे युवाओं के बराबर रोजगार के अवसर, तरक्की के अवसर मिलेंगे। ये बहुत जल्द इस देश की जनता को देखने को मिलेगा। आप इसको बहुत थोड़े दिन में देखेंगे। साथ तो बिल्कुल दिया है घाटी वालों ने, ये दिखता भी है कि इस बार भगवा रंग चढ़ गया है वहां पर। तो सर, ये तो थी अभी तक जम्मू कश्मीर की बात। तो अब बात करते हैं कि आपका जो राजनीति है वो दिल्ली से ही रही है, तो अब दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली में हाल ही में आपको पता है एमसीडी के जो कर्मचारी है वो धरने पे चले गए हैं, वो सब लड़ रहे हैं अपने पेंशन के लिए, परेशान है, और पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है, हर जगह कूड़ा देखने को मिल रहे हैं, और तीनों निगम में भाजपा की पार्टी है। तो आपका क्या कहना है, कब तक दिल्ली वालों को इस चीज से छुटकारा मिलेगा, कूड़े से छुटकारा मिलेगा? देखिए, हमें बहुत दुख है दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, मगर ये सोचने का जरूरत है कि किसी और राज्य में कोई और राज्य सरकार अपने निगमों के साथ ऐसा क्यों नहीं करती है, केवल केजरीवाल की सरकार ही ऐसा क्यों करती है। अभी परसों ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को लताड़ लगाई है कि आप कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं देते। कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर आप तुरंत ये पैसा नहीं देंगे तो हम तुरंत हम कर्मचारियों को छुट्टी पे जाने को कह देंगे। ये केजरीवाल की सरकार की कार्य पद्धति को दिखाता है। केजरीवाल की सरकार के पास जो पैसा है वो दिल्ली की जनता के गाढ़े खून पसीने का पैसा है। हमारे हजारों करोड़ रुपए केजरीवाल की सरकार को देने हैं, जिससे दिल्ली की जनता के हकों, हकूकों और सुविधाओं के लिए काम हो सके, जिसके लिए केजरीवाल की सरकार राजनीति से प्रेरित होकर इसको नहीं कर रही है। जनता उसका जवाब देगी। हम दिल्ली की जनता के इस कष्ट में उसके साथ है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जगह जगह पर खुद श्रमदान करके कूड़े को हटाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम इसको बहुत जल्दी इसका समाधान लेंगे, और केजरीवाल की सरकार को दिल्ली की जनता का पैसा देना ही होगा। केजरीवाल की सरकार जब 2013 में दिल्ली में आई थी तो 33,000 करोड़ के करीब का बजट था। आज 60,000 करोड़ का बजट है। उसमें से 6.5% के हिसाब से हमें पैसा देना, और 2013 से ही चौथे वित्त आयोग और 5वें वित्त आयोग का पैसा रोका हुआ है। 2012 से घरों पर जाकर हम कूड़ा उठाने का काम निगम करता है। और सुधार हम कर सकते हैं, और बेहतर काम कर सकते हैं, अगर इसके लिए दिल्ली की जनता के जो गाढ़े खून पसीने से टैक्स के रूप में दिल्ली सरकार के पास जाता, उसका हिस्सा दिल्ली की जनता के लिए नगर निगम को चलाने के लिए मिले। केजरीवाल जी के लिए आखिरी चेतावनी है कि वो इस बात को समझें और दिल्ली की जनता की परेशानियों को और न बढ़ाएं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतों को अब बंद कर दें। तो ये तो थी दिल्ली में एमसीडी की जो हड़ताल चल रही है उस पर बात। अब बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली की हवा फिर से जहरीली है, कोई सुधार नहीं हुआ। हर बार हम देखते हैं कोई ना कोई मोटो सामने आता है, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, ऑड इवन, ये चलता रहता है, लेकिन दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं होता। और केंद्र और साथ सेंट्रल मिनिस्ट्री और साथ में स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कहते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है, कब मिलेगी दिल्ली को साफ हवा? देखिए, दिल्ली में पर्यावरण, दिल्ली में ट्रांसपोर्ट, दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन, इन सब की व्यवस्था करना दिल्ली की सरकार का काम है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कहती है पराली जलाने के लिए हमने रोक दिया, किसानों को स्टेटस ही नहीं दिया किसानी का। इसलिए ये बात समझने की जरूरत है कि केजरीवाल की सरकार परेशानी आने पर विज्ञापन के मोड में आती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। 5 वर्ष, हर बार हमको पता है कि जब सर्दी में वातावरण में नमी आती है, ओस बढ़ जाती है, धुंध आती है, सूरज की किरणें कम होती हैं, उस समय में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो केजरीवाल की सरकार आसपास के राज्यों से
आसपास के राज्यों के साथ समन्वय के लिए उसने पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में क्या काम किया? अमोनिया बढ़ गया, पानी रोक दो। हरियाणा की सरकार ने हमें, अरे साहब, उन जगहों पर दोनों राज्यों को मिलकर जो काम करना चाहिए, केजरीवाल की सरकार आगे बढ़कर क्यों नहीं काम करती है? केजरीवाल की सरकार उसके लिए हरियाणा की सरकार से समन्वय क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि उनको हरियाणा में भी चुनाव लड़ना है, उनको उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है, उन्हें उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ना है, उन्हें गोवा में भी चुनाव लड़ना है, उन्हें पंजाब में भी चुनाव लड़ना है। केवल इस बात को लेकर किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक पहल केजरीवाल की सरकार नहीं करती है। दिल्ली में बसों की फ्लीट गिरती जा रही है, दिल्ली में मेट्रो के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी केजरीवाल की सरकार ने देनी थी, जिसके चलते अन्य अन्य प्रकार की साधनों से जनता को सफर करना पड़ता है। इसके कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में प्रदूषण की मार बढ़ती है। PM 2.5, PM 10 सब बढ़ते हुए स्तरों तक बढ़ती जाती है। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि दिल्ली में जितने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर चलते हैं और वे जितना कार्बन एमिट करते हैं, जिससे प्रदूषण होती है, वो बाहर के बाकी 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कलकत्ता, मद्रास और बंबई में मिलाकर भी इतना नहीं होता है। तो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था अगर उचित हो तो लोगों को कम निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ेगा, दिल्ली के पर्यावरण पर उसका दबाव घटेगा। ये बात केजरीवाल जी की सरकार को समझ क्यों नहीं आती मुझे मालूम नहीं, मगर दिल्ली की जनता इसको देख रही है। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला उनके पक्ष में दिया, इसलिए अहंकार में इवेंट मैनेजमेंट को वो चलाए जा रहे हैं। कितने दिन तक तुष्टीकरण से वो चलेंगे, मगर हम इन चीजों को एक्सपोज करके जनता को जागरूक करते रहेंगे। जी, तो ये थी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। लेकिन सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि अगर हमें आगे बीजेपी की सरकार देखने को मिलती है दिल्ली में, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमारे जो वायु प्रदूषण का ये जो हम हर साल जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है, हर बार दिल्ली और गुड़गांव 2 ऐसी जगहें हैं जो टॉप पे रहती हैं, तो क्या हमें कोई सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, भाजपा की सरकार होने के कारण ये जो 4th फेज केजरीवाल की सरकार ने डिले किया है, अगर इस 4th फेज को डिले न करें, मेट्रो को सुचारू चलाएं, दिल्ली में आज जितनी बसेस की जरूरत है उतनी बसों को उपलब्ध कराएं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का जो काम है और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने का जो काम है, अगर ये सब काम सरकार और केंद्र के साथ समन्वय से चले तो निश्चित रूप से इन दिक्कतों में कमी हो सकती है। मगर सब जानते हैं केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति के चलते 4th फेज को रोका है। 4th फेज में जितनी देरी हुई है वो केजरीवाल जी की राजनीति के कारण हुई है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार पिछले 6 सालों में कितनी नई बसें खरीद पाई है, इसका जवाब तो उनसे लेना होगा। इन सब चीजों में बेहतरी के साथ हम एक बेहतर प्रबंधन का जब काम किया, इसको बेहतर प्रबंधन से इसको सुधारा जा सकता है। जनता जब हमें मौका देगी तो हम ये कर दिखाएंगे। चलिए, ये बात थी कि जनता जब आपको मौका देगी तब आप ये करके दिखाएंगे। यहाँ पे बात अब करते हैं किसान आंदोलन की, जहाँ पर जो किसान है वो गुहार ही लगा रही है केंद्र सरकार से। 2 महीने हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद हुए और किसी का आना जाना हो नहीं पा रहा है, सामान बाहर से आ नहीं पा रहा है। लोग जो है दिल्ली वाले एक तरह से कैद में हो गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्या कमी रह गई है सरकार की चीजों में जो उनको ना समझा पा रही है, ना वो समझ पा रहे हैं? देखिए, जिनको समझना था वे अपनी अपनी खेती में लगे हुए हैं, MSP पे अनाज बेच रहे हैं। जो हम संवेदनशील हैं किसानों की मांगों के प्रति, सरकार ने उसमें अपनी संवेदनशीलता दिखाई भी है, 10 राउंड की वार्ताओं में दिखाई है। सरकार ये चाहती है कि ये जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो चाहे किसी राजनीतिक दल से प्रेरणा लेके बैठे हों, उनके कष्ट कम हो, वे अपने घरों पर जाएं और इस आंदोलन को खत्म करें। सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि हम इसको कुछ समय तक रोक सकते हैं,
हम इसमें आपसे सिलसिलेवार मुद्दों पर जो आप सुधार चाहते हैं वो सुधार पे चर्चा कर सकते हैं। सरकार ने ये भी कह दिया कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी दे सकते हैं। उसके बाद भी कुछ राजनीतिक दल इन सब किसान भाइयों को भड़काकर बरगलाकर इनसे अपनी राजनीति का हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के कुत्सित प्रयास चल रहे होते हैं तो कई बार रीजनेबल सेंसिबल बातों का स्थान खत्म हो जाता है। हमारे देश के सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर वार्ता करने का आह्वान किया है। हम भी उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने घरों पर जाएं और सरकार के मंतव्य को समझें और दिल्ली की जनता की परेशानियों को कम करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वे अब पंजाब में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इन्हें भड़का रहे हैं, कभी सेवादार के नाम पर, कभी वाईफाई के नाम पर। सरकार दिल्ली की जनता की परेशानियों को कम करने की जगह केंद्र की सरकार से और पंजाब की अपनी राजनीति को साधने का केजरीवाल की सरकार प्रयास कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने घरों को जाएं और सरकार ने जो 1.5 साल तक इसको पोस्टपोन करने की बात की है उसके आधार पर सरकार के साथ वार्ता करके एक एक मुद्दे पर जो जो कमियां हैं उनको हल करने का प्रयास करें। तो चलिए, ये तो बात होगी किसान आंदोलन की, लेकिन बीजेपी की सरकार काफी टाइम से एक्टिव चल रही है हमारे देश में। तो हमने इस दौरान सीए आंदोलन, किसान आंदोलन, बहुत सारी चीजें देख ली हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि क्या कमी रह गई है सरकार के चीजों में कि वो ना तो या तो लोगों को समझा नहीं पा रही या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी सारी चीजें इसी सरकार के दौरान देखने को मिल रही हैं? जब बहुत सारे लोगों के रास्ते सरकार ने बंद कर दिए। रास्ते कैसे बंद कर दिए? अब जिन लोगों के पास हजारों लोगों के गैस सिलेंडर की सब्सिडी जेब में जाती थी, अब वो सब्सिडी लोगों के खातों में सीधी जाने लग गई। इसी सरकार ने मनरेगा के पैसे लोगों के खातों में देने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे लोगों के जो कारोबार है, एक तरह से जो भ्रष्टाचार का कारोबार चलाते थे। राजीव गांधी जी कहा करते थे ना, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। तो जो 85 पैसे जिन तक जाते थे, जब उनका ये सिस्टम कम पड़ रहा है तो वे सब कहीं ना कहीं तो बोलेंगे और वो सरकार को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। सीए आज इतने सारे जो जांच चल रही है सीए आंदोलन की, उसमें इतने सारे वीडियो और फोन रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं कि ट्रंप के सामने ये करके सरकार को बदनाम करो और सरकार को घुटनों पे लाने का प्रयास करो। सीए से कितने लोगों की नागरिकता चली गई? सीए तो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून थोड़ी ना है। आप किन्हीं लोगों को बरगलाकर पैसे की ताकत पर देश विरोधी लोगों के साथ मिलकर आंदोलन चलाएं और उसमें सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, तो सरकार तो अपने तरीके से लोगों को सही चीज बताने की बात करती है। आप बताइए ना, आजादी के समय पाकिस्तान में कितने तादाद में हिंदू थे? अगर वहां से हिंदुओं की तादाद के 20% से घटकर 1.5% रह गई तो वो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू बहन भाई, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे कहां जाएंगे? भारत में उनको स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उनका मुकाबला रोहिंग्याओं से कर जिनके लिए अपने पूरे विश्व में जगह है। आप देश को आंदोलित करने का प्रयास करेंगे, देश को धार्मिक उन्माद में बांटने की कोशिश करेंगे, तो इसका जनता ही जवाब देगी और जनता जवाब दे रही है। आप देखते रहिए, जनता इन लोगों को आने वाले समय में, जो लॉकडाउन के समय से अपने घरों में है, इनकी दुकानों को, इनकी पार्टियों को परमानेंटली लॉकडाउन कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस खास सेगमेंट में बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और ऑल जोन टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शक इस मोदी जी के प्रशासन में अपनी अपनी उम्मीदों को पूरा होते पाए और हम सब मिलकर इस कोरोना की लड़ाई को, मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन आई है, इसमें विजय प्राप्त करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जो इस बात का सबूत है कि घाटी में भगवा रंग चढ़ने लगा है। हम आशा करते हैं कि कश्मीर में भी तेजी से विकास देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।